गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, ये चालू कर दिया था। गुड, कोई बात नहीं। चलो आज का टॉपिक क्या रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। देखो चैप्टर चल रहा है अपना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने स्टार्टिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लिए थे। बॉन्ड में इधर 4 टाइप देखे थे, इधर 2 टाइप थे जो वीक थे, और 4 में 3 तो स्ट्रॉन्ग थे, और मेटेलिक वाला स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कब होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट अगर होंगे तो, और वीक कब होगा? जब अल्कली वाले या एस ब्लॉक वाले होंगे तो। ठीक है, और इधर वाले दोनों वीक थे, बाकी ये स्टार्टिंग के 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे। फिर उसमें से अपन ने क्या पढ़ा? उसके कुछ एनर्जी के रूल्स पढ़ लिए कि हाँ मतलब कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, ये पढ़ चुके हैं अपन। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने? बॉन्ड स्टार्ट किए थे। तो पहला जो अपन ने इसमें मेन लेक्चर पढ़ा है वो कौन सा था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पूरा पढ़ लिया। आयनिक बॉन्ड के साथ ही आयनिक से क्या बनता है? लेटाइस। तो लेटाइस भी अपन ने साथ साथ में कवर कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और देखो केमिकल बॉन्डिंग इतना वास्ट और बड़ा चैप्टर है ना कि कुछ चीजें ऐसी आएगी जो मैं आखिरी में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ हो सकता है बीच में लिंक ना आ रही हो। ऐसा जैसे अपने वो क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे कोई लिंक्ड आएगा नहीं ऐसा, तो उसको मैं सबसे आखिरी में अलग से टॉपिक लिखवा के ऐसे जो 3-4 अलग अलग रैंडम टॉपिक्स छूटे रहेंगे तुम्हारे, वो फिर आखिरी में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड क्या पढ़ना है अपने को? कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये टोटल तुम्हारे 3 बॉन्ड्स यहाँ कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक और मेजर जो बॉन्ड बचता है अपना, वो बचेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अलावा और कोई सी बॉन्डिंग पढ़नी नहीं, मेटलिक बॉन्ड पढ़ते नहीं है। ठीक है, और वेंडरवॉल भी अलग से कुछ पढ़ा नहीं जाता। जितना वेंडरवॉल अपने को क्वेश्चंस में आता है वो अपन पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अपने को कितने बॉन्ड्स और बचे? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना, और इसके बाद कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? चलो कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। क्या ही बचा इसमें, सारी चीजें पढ़ा दी थी मैंने तुम लोगों को पहले ही। अच्छा चलो इधर देखो, 3 बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड कोवेलेंट है, याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। आयनिक तो छोटा सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी छोटा है, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री चैप्टर ही है एक अलग, तो वहां पे अच्छे खासे ऐसे आएंगे। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे मेन कोवेलेंट वाला ही है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या करेगा? खींचेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये हो गया पहला। कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, क्या बोलोगे? म्यूचुअल मतलब दोनों शेयर कर रहे हैं ना, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। क्लियर है? ये हो गया। कोऑर्डिनेट में क्या हो गया? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम लोन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा एटम लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये चीजें क्लियर है? तो अपने को यहां से भी कौन सा वाला पढ़ना है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें याद रखना म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है। वर्ड्स क्लियर है सारे? ठीक है, अब पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड। ये 3 चीजें लिख लो फटाफट से, जैसे हेडिंग डालो, ये 3 चीजें लिख लो तो तुमको आइडिया रहेगा चल क्या रहा है। फिर पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। चलो कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड का नाम क्या था? आयन, तो उसमें कैटायन एनायन बन रहे थे। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था तो आयनिक बॉन्ड बोला, ये था ना। आयनिक बॉन्ड में आयन, आयन में 2 आएंगे, कैटायन एनायन। पहले एक कैटायन बनता है, फिर वो कैटायन वाले का इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो एनायन बनेगा। कैटायन एनायन बन गया तो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोल दिया आयनिक बॉन्ड। इतना क्लियर था? ये था। कोवेलेंट बॉन्ड नाम से क्लियर है। को मतलब साथ में, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग जो हो रही है ना। को का मतलब हुआ ना म्यूचुअल। वैलेंट मतलब वैलेंस शेल। ठीक है, और बॉन्ड मतलब बॉन्ड। तो इससे ये चीज क्लियर हुई ना, वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ थोड़ा? ठीक है, इसके लिए 2-3 टर्म्स में क्लियर कर देता हूं पहले। ठीक है, वैसे पढ़ा चुका हूं बट 2-3 टर्म्स वापस से क्लियर कर लो। ठीक है, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंसी क्या होती है? और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन है, इसीलिए पूछा था मैंने, साफ साफ बात है, ठीक है। 2 क्वेश्चन डाले हैं तो तुमको आना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो इनमें क्लियर हुआ कुछ खुद से? चलो एक बार मैं बता देता हूँ। कोई भी एटम होता है, उसके पास रिंग्स होती है, ठीक है। ये एक एटम है, इसके पास 3 रिंग है, मतलब 3 शेल है या 3 ऑर्बिट है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जिस भी रिंग में आ रहा है, मतलब अगर आउटर मोस्ट रिंग में आ रहा है, ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये मैंने इस रिंग में यहाँ पे लेके आ गया, तो ये आउटर मोस्ट रिंग या आउटर मोस्ट क्या है, ये शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल क्या है, ठीक है, वो रिंग या फिर शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फिर रिमूव हो रहा है हाँ वही रिमूव हो रहा है, क्लियर हुआ है। जिस भी रिंग, आउटर मोस्ट रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है या वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। वर्ड ये ना, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला होगा, ठीक है। अब वैलेंस शेल क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आ रहा है वो होता है वैलेंस शेल, ठीक है। इसका क्या बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस रिंग या शेल, ठीक है, या ऑर्बिट, एक ही बात है ना। ये क्लियर हुआ, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। वैलेंस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतना क्लियर रहेगा। वैलेंसी क्या होती है, वही सेम, कोई फर्क नहीं है उसमें, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। फिर एक वर्ड पढ़ा था कोवैलेंसी, ये इंक्लूड कर लेता हूं, छूटा हुआ, ठीक है, कोवैलेंसी, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो भी पीरियड नंबर, ठीक है। पीरियड नंबर या फिर शेल नंबर बोलो या शेल नंबर, एक ही बात है ना। पीरियड नंबर या फिर जितने उसमें रिंग है या जितने उसमें शेल है, ये वाला हो गया। कोवैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, कोवैलेंसी। नहीं पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा मैं। चलो इधर सारे बेटा, ये चीज अच्छे से समझ लेना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो तुम बॉन्ड बना पाओगे, और ये चीज नहीं आई समझ में तो बॉन्ड नहीं बनेंगे, ठीक है, इनमें एटम में। चलो इनकी वैलेंसीज 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है। ये क्या है इनकी वैलेंसी। वैलेंसी कैसे इंक्रीज होगी, 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है। अब इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो चीज इस पर्टिकुलर के लिए होगी वो पूरे ग्रुप के लिए होगी, कोई डाउट तो नहीं है। इसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, उसमें से बॉन्ड में कितने पार्ट ले रहे हैं 2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 है, बॉन्ड में कितने पार्ट ले रहे हैं 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, बॉन्ड में कितने पार्ट ले रहे हैं 4। तो इसके सारे नीचे सिलिकॉन विलिकॉन सब में सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। कहीं चेंज होगी वो अपन देखते हैं क्यों चेंज होगी, सारे डिफरेंट, ठीक है। ये चीज पढ़ी। अब इसके बाद तुम लोगों को पढ़ाना है, चलो हाँ, अगर मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल क्या है,
बाहर वाला शेल, सबसे बाहर वाली रिंग, ठीक है। लेकिन ये चीज आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल सेम किसके लिए होगा? सेकेंड पीरियड के लिए। इधर देखो, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के लिए आउटर मोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल सेम रहेगा, सेकेंड और थर्ड दोनों के लिए ना। ठीक है, फोर्थ पीरियड में अलग हो जाएगा। ये चीज समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन काई में आता है? सेकेंड रिंग में। सेकेंड रिंग में 2s 2p दोनों होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी इसी रिंग में आ रहा है, ठीक है। और जो भी आउटर मोस्ट रिंग भी सेकेंड ही है, तो आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या होता है? सबसे बाहर वाली रिंग। मतलब सेकेंड पीरियड में 2 ही रिंग होगी, ठीक है। तो दूसरी रिंग वाली क्या हुई? सेकेंड रिंग क्या हुई इसकी? आउटर मोस्ट रिंग। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी सेकेंड रिंग में ही आ रहा है, क्योंकि 2s 2p, तो इसी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? चलो वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल को समझो। आउटर मोस्ट रिंग ये थी, ठीक है। आउटर मोस्ट रिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अलावा छोड़ो, इसको कैसे समझोगे? फोर्थ पीरियड, ठीक है। फोर्थ पीरियड मतलब न्यूक्लियस के पास 1 2 3 4 चौथी रिंग है, तो तीसरी में 3s 3p 3d है, चौथी में 4s 4p 4d 4f, 4 चीजें। आ रहा है समझ में कि बोर्ड पे बनाऊं? पक्का? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आता है फोर्थ पीरियड में, तो 4s मतलब बाहर वाली रिंग में आया। उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरता है, मतलब पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन आया ना, अंदर वाली रिंग में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? अंदर वाली रिंग में। लेकिन आउटर मोस्ट कौन हो गई? दूसरी। तो आउटर मोस्ट 4s हो गया, और लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d मतलब थर्ड रिंग में आ रहा है। तो फोर्थ पीरियड से जितने भी होंगे उनके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा ना कहीं, कि उसके लिए आउटर मोस्ट शेल अलग रहेगा और वैलेंस शेल अलग रहेगा फोर्थ से। लेकिन फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इनके लिए तो 3s 3p रहता है, 2s 2p रहता है, फिर 1s ही रहता है। तो इनमें चेंज नहीं हो रहा कि इनमें 3d में मतलब अंदर वाली रिंग में नहीं जा रहा। f वाले में तो और अंदर वाली रिंग में चले जाएगा। आ रही है चीज समझ में? तो इसीलिए आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल वाली चीज देखो, ये कहीं काम में नहीं आएगी। मतलब टर्मिनोलॉजी से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अपने को बस बॉन्ड बनाने के लिए इतना पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? बाहर वाली रिंग में, ठीक है। कभी कभी होगा कि आउटर मोस्ट उसके अंदर वाली रिंग में आ जाएगा। कब होगा? फोर्थ पीरियड से, ठीक है। देखो फोर्थ पीरियड में होता है 4s 3d 4p। अगर मैं डी ब्लॉक का एलिमेंट ले रहा हूं तो अंदर वाली रिंग में आ जाएगा, पी ब्लॉक का लूंगा तो लास्ट वाली उसमें आएगा। तो वो एलिमेंट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 2 मिनट रुक जाना ना। सुनो, ये मैंने कुछ 5 पॉइंट्स या 5 नाम लिखे हैं। आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कोवैलेंसी। ऑलमोस्ट सब थोड़े थोड़े आसपास सेम ही है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस तुमको एक तो आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल में देखने को मिलेगा कि हमेशा आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल नहीं होता। कुछ कुछ केसेस में जैसे एस और पी ब्लॉक के लिए बोलोगे कि अगर कभी भी एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए सेम ही होगा आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। लेकिन डी और एफ ब्लॉक की अगर बात करूंगा तो डिफरेंट होगा। ये समझ में आया क्यों? कोई बात नहीं, रहा रहना दोस्तों, ठीक है। एफ और पी ब्लॉक तो आउटर मोस्ट, जैसे मान लो मैंने लिखा है 5th पीरियड, ठीक है। तो 5th पीरियड में 5s आता है सबसे पहले, फिर कौन सा डी आता है? 4d, फिर p आ जाता है 5p। तो s का इलेक्ट्रॉन भी 5th रिंग में जा रहा है, p का इलेक्ट्रॉन भी 5th रिंग में ही जा रहा है। तो कभी भी मैं s का इलेक्ट्रॉन या s वाला कोई सा भी एलिमेंट उठा लूं, चाहे p का कोई सा भी एलिमेंट उठा लूं, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आउटर मोस्ट रिंग में ही आएगा, या फिर उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है आउटर मोस्ट रिंग, या n जो लिखते हैं ना ns1, तो n जो लिखा जाता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया फिर देखना, तुमको बता दिया है मैंने, ठीक है। क्या
हाँ मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन आ किस में रहा है जा किस में रहा है, वो बताना है मुझे, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ गया ना क्या है, एन, NF1 NF2 जो लिखते हैं ना, तो एन मतलब या फिर पीरियड नंबर है उसका, ठीक है। तो एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लूँ मैं, चाहे पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा भी वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट रिंग में और निकलेगा भी आउटर मोस्ट रिंग या वैलेंस शेल से ही, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वहीं डी ब्लॉक का एलिमेंट लिया है, एफ ब्लॉक का लिया, तो एक केस चेंज हो जाता है। डी ब्लॉक में क्या है, मान लो डी ब्लॉक मैंने लिया 5s वाला, फिफ्थ रिंग में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए सबसे पहला, ठीक है। तो पहले के 2 इलेक्ट्रॉन किस में आए, 5वीं रिंग में। उसके बाद जो तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन आने हैं वो कहीं में चले जाएंगे, अंदर वाली रिंग के डी में। आता है समझ में सबको, रिंग्स बनवा के बताई थी, ठीक है। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आए, उसके बाद बचे हुए और इलेक्ट्रॉन कहीं में आ रहे हैं, अंदर वाली रिंग के 4d में, ठीक है, इसमें आए। तो आउटर मोस्ट, मान लो मैंने कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट लिया, तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन में, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी में ही आएगा ना। तो डी में आएगा मतलब अंदर वाली रिंग में आएगा, लेकिन कौन से पीरियड का है, एक ज़्यादा वाले पीरियड का है वो एलिमेंट। यहाँ पे 4d है तो वो कौन से पीरियड का है, 5th पीरियड का है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो आउटर मोस्ट रिंग कितनी है, 5th, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं में आ रहा है 4th रिंग में। तो इसके लिए ये चीज़ें चेंज हो जाएगी ना। डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट क्या होगा, जो भी उसका मैक्सिमम पीरियड नंबर होगा। 4d है मतलब कौन से पीरियड में, 5th पीरियड में, तो उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, 5th पीरियड। लेकिन उसका वैलेंस शेल क्या होगा, 4th पीरियड। समझ में आए, वैलेंस शेल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पहले एस से निकालते हैं, याद रखना। मतलब वैलेंस शेल से ही, आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ये हमेशा याद रखना, उसके लिए कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है हमेशा, ये याद रखना, पक्का याद रख लोगे ये चीजें, ठीक है। आउटर जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो डिपेंड करेगा कि एस और पी ब्लॉक का होगा तो आउटर मोस्ट में ही आएगा, आउटर मोस्ट से निकलेगा भी। लेकिन अगर डी ब्लॉक का है तो आएगा 5 में अंदर वाली रिंग में, और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कहीं से निकलेगा, बाहर वाली रिंग से पहले निकलेगा। तो ये बस एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल में। क्लियर हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब भाई वैलेंस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन ये, और वैलेंसी भाई होती है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट रिंग में, ये होता है वैलेंसी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब पीरियड नंबर या शेल नंबर, ये हो गया, या एन उसको बोलते हैं। कोवैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनमें से बॉन्ड में कितने पार्ट ले रहे हैं, जितने बॉन्ड में पार्ट लेने की कैपेसिटी रखते होंगे वो क्या होगी उसकी, कोवैलेंसी, ठीक है। तो ये जो लिखते हैं ना अपन 1 2 3 4 3 2 1 0, कोवैलेंसी है। क्लियर है। नॉर्मली बुक्स में कुछ बुक्स कोवैलेंसी बोलेगी, कुछ बुक्स वैलेंसी को ही कोवैलेंसी बोलती है। तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना, अपन यही ऑर्डर फॉलो करेंगे 1 2 4 4 2 0 जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये सब लिख लिया, मिटा दूं ये सारा। अच्छा ये पॉइंट लिख लो, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन रिमूवल हमेशा आउटर मोस्ट रिंग से होगा, लिख लो ये चीजें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूवल हमेशा आउटर मोस्ट रिंग से ही होगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम क्यों बोलेंगे, क्योंकि मान लो 5th पीरियड का है तो उसमें पहली रिंग भरी होगी, फिर दूसरी भरी होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तब जाके 5वीं पे आया ना। तो 5th उसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ, और नीचे भी तो क्वांटम नंबर थे ना उसके पास। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रखना है मैक्सिमम वर्ड। इलेक्ट्रॉन रिमूवल हमेशा आउटर मोस्ट रिंग से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंटर आउटर मोस्ट में होगा अगर एलिमेंट एस और पी ब्लॉक का है तो, ठीक है। डी ब्लॉक का है तो क्या हो गया,
समझ में आता है ना? डंडे खींच दिए मतलब ऊपर का कॉपी नीचे। चलो तुम लोग क्या लिखोगे? इसका मतलब n, इसका मतलब क्या होगा n-1, इसका मतलब क्या होगा n-2, और इसका मतलब भी n ही है। चलो ये पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है? ये बेकार से वर्ड हटा दो यहाँ से। इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एंटी पेनल्टीमेट रिंग। एंटी पेनल्टीमेट, इनर शेल को पेनल्टीमेट बोलते हैं। उसके भी अंदर वाली रिंग को एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, ठीक है? पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। ये सब चीज़ें फिर लिखवाने की ऐसी कुछ खास थी नहीं, ये नोन होना चाहिए कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आता है और एफ ब्लॉक एंटी पेनल्टीमेट का होता है। हाँ लिख लिया सब लोगों ने? चलो ये 4 पॉइंट और सुन लो। एन मैंने बोला है, आउटर मोस्ट रिंग को क्या नाम दिया है? एन, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल हमेशा आउटर मोस्ट रिंग से होगा, ये वर्ड याद रखना, ठीक है? आउटर मोस्ट रिंग से ही होगा। और आउटर मोस्ट रिंग को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो किसी के पास 5 रिंग है तो उसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 5, ठीक है? तो इसीलिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद रखना। और हमेशा का मतलब है चाहे एस ब्लॉक का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो, कोई से भी ब्लॉक का हो। अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो पहले एस से रिमूव होता है, एस के अगर खत्म हो गए तो फिर उसका जो भी डी होगा, पी होगा, एफ होगा, उससे रिमूव होता है। पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा एस से ही रिमूव करते हैं। ये पॉइंट सबके लिए सेम है, कोई सा भी ब्लॉक हो। उसके बाद आते हैं 3 पॉइंट, ठीक है? एन आउटर मोस्ट रिंग है तो इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटर मोस्ट रिंग कब? जब एफ और पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये लिख दिया। इलेक्ट्रॉन अब उसके अंदर वाली रिंग में कब आता है? उसके अंदर वाली, देखो आउटर मोस्ट रिंग को अगर मैं एन बोल रहा हूँ तो उसके अंदर वाली रिंग को n-1 बोलूंगा, उसके भी अंदर वाली रिंग को n-2 बोलूंगा, ठीक है? ये हो गया n-1 n-2। अब इनके नाम होते हैं। आउटर मोस्ट को मैंने बोल दिया शेल या ऑर्बिट, ठीक है? उसके अंदर वाली को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, उसके भी अंदर वाली को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है? तो एन वाले में एफ और पी का होगा तो एन में इलेक्ट्रॉन आता है। अगर n-1 की बात होगी डी ब्लॉक की तो n-1 में इलेक्ट्रॉन आता है, और एफ की बात होगी तो n-2 में इलेक्ट्रॉन आता है। ये चीज़ें लिखी है, क्लियर हो गया? ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये कुछ बहुत ज़्यादा ही बेसिक वाली चीज़ें थी। हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो बिलीव रखो, लेकिन ठीक है इन सब चीज़ों से एक बार ऊपर निकल के भी देखना। चलो इधर देखो, लाइव है बैकनॉफ्नी, ये लिखा था। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है सारे, मतलब इनमें 2 रिंग है, ठीक है? तो इनके आउटर मोस्ट रिंग में कौन कौन से सब शेल है? 2s 2p, ठीक है? इनकी वैलेंसी क्या होती है? भाई 1 2 3 4 और 3 2 1 0। अब इनके डब्बे बना रहा हूं मैं, कहाँ से? कार्बन से, ठीक है? ये डब्बे तुमको सीखना है। कार्बन कौन सा? सेकंड पीरियड का है ना, तो 2s और 2p ये 2 चीजें होती है। 2s का डब्बा एक ही बनता है, p का डब्बा ये बनते हैं। अब कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले s पूरा भरता है तो 2 भर दिए, फिर 3 और 4, ये होगी कार्बन की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके जब मुझे एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, ठीक है? एक्साइटेड मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर शेल में जाएगा, मतलब हायर सब शेल में चले जाएगा यहाँ पे। तो 2s का जंप करके कहाँ जाएगा? 2p में, ठीक है? 2s का ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले जाएगा, क्योंकि देखो एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो 2 फिर किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे ना, तो ये पहले क्या करते हैं? अनपेयर होते हैं। यहाँ से उठ के इधर आएगा खाली डब्बे में, तो अब चारों अलग अलग हो गए, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अभी ये कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 2, ठीक है? 2 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है? अब एक्साइटेड स्टेट में देखना है इसी का, ठीक है? ये 2s है, ये 2p है, यही सीखना है बस आज, और कुछ है नहीं, है ना? क्या होगा? हाँ मतलब बॉन्ड बनाने के लिए है ये ऐसा, ठीक है? ये समझ में आया सबको? तो अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बना लेगा वो? 4।
और बॉन्ड बनाने वाली चीज को क्या बोलते हैं? कोवेलेंसी। ठीक है, तो इसकी कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4। ये याद रखोगे। ठीक है, अगर पूछता है कि कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है तो क्या बोलोगे? 4 एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के लिए हर एटम ये चाहता है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड बना के स्टेबल रहे, तो कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा ताकि वो 4 बॉन्ड बना ले। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का यहाँ लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का यहाँ, ताकि CO2 मुझे जब बनाना होगा तो तुम लोगों को कंपेयर करके बता दूंगा मैं ये चीज। ठीक है, कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा क्या? नहीं ना। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट, कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, अगला नाइट्रोजन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी कौन सा सेकंड पीरियड का है ना, तो 2s2p। ठीक है, फिर इसका ये दूसरा 2s2p एक्साइटेड वाला है ना। साथ साथ में तुम लोग भी बनाते जाओ ना, ताकि बाद में टाइम ना हो। रॉन्ग टर्न नहीं देखी? देखिए, और कोई रॉन्ग टर्न वाला मूवी है, बहुत सारे पार्ट है उसके, शायद 6-7 कुछ है, ऐसा देखना। अच्छा, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो अभी इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 3 है ना। 3 बॉन्ड्स मैक्सिमम। अब मैं बोलूँ इसको एक्साइटेड स्टेट बनाना है, एक्साइटेड में इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के कहाँ रखूँ मैं? जगह है क्या मेरे पास? 2 में तो 2s2p होते हैं, 2d नहीं होता ना कभी, देखा क्या 2d नहीं। और यहाँ पे तीनों एक खुद ही बैठे हैं पहले से, तो वो क्यों ही पेयर करेंगे? इसको अनपेयर करवाने के लिए जगह नहीं है, तो इसके एक्साइटेड में कुछ होता ही नहीं है ऐसा खास, सेम ही रहेगा वो, कुछ होता ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसकी कोई एक्साइटेड है ही नहीं। समझ में आया? तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी या कोवेलेंसी कितनी होती है? हाँ, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे ये, और वैलेंसी कोवेलेंसी बुक्स एक ही लिखती है, याद रखना। कि जो अपन ऊपर लिखते हैं ना एटम के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो 5 है, लेकिन वैलेंसी बोलूं तो भी इसकी 3 ही है, और कोवेलेंसी बोलूं तो भी 3 ही है, क्योंकि बुक सेम लिखती है यार। ऐसा कुछ बुक में कोवेलेंसी वर्ड होता है, कुछ बुक में वैलेंसी वर्ड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का लिखा हुआ ऑक्सीजन का लिख लो, ये सेम। ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन इसका है ना 2s2p का, ये आ रहा है समझ में? कौन से नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये याद रखना, सबसे पहले चेक भरोगे, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, F के तो दोनों साथ में भरोगे, फिर डब्बा खत्म, फिर जब अगले डब्बे पे आओगे पूरा, तो पहले चेक करके भरते हैं, उसके बाद फिर पेयर करते हैं। मैंने ये नहीं किया कि 2 यहाँ भर दिए फिर ऐसा 1 2 3 फिर 4। आया समझ में? ठीक है, अब इसकी एक्साइटेड, इसमें भी कहीं जगह है क्या? नहीं है ना। वन 2 3 और 4, तो देखो इसमें भी कहीं जगह है ही नहीं, इन दो को अनपेयर करके कहीं रख पाए। ठीक है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की? इतना समझ में आया? ये चीज समझ में आई ना सब लोगों को? फ्लोरीन में एक और बढ़ा दूंगा तो उसकी एक रह जाएगी। क्लियर हुआ है? अब मुझे बनाना है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां से समझेंगे अब अपन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जो कल कार्बन देख लिया, कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? 4। वही लिखते हैं ना 1 2 3 4 3 2 1 0, वही था। नाइट्रोजन की 3 क्यों आई समझ में आया? ऑक्सीजन की 2 क्यों आई समझ में आया? ठीक है, अब मुझे इनसे बॉन्ड बनाना है। ठीक है, कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इसको, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना आउटर मोस्ट में, और अनपेड भी इसके 4 ही हैं। ठीक है, तो इसको 4 की और जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन सामने वाले के सामने रख देगा,
और उनको भी बोलता है कि तुम भी 4 इलेक्ट्रॉन रखो, ठीक है। या फिर अगर मान लो उस अकेले के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो अलग अलग एटम जो इसके इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कैसे भी दे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 जने मिलके दे दे, 4 अलग अलग एटम्स मिलके दे, समझ में आया। बस इसके ये जो चारों डब्बे हैं फुलफिल होने चाहिए कार्बन के। ये देखो यार, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 4 डब्बे फ्री हैं, तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 4 होते हैं, 8 चाहिए होते हैं, तो 4 और चाहिए। तो 1 2 3 4, ये 4 डब्बे फुलफिल करने के लिए सामने ऐसा आइटम आना चाहिए ना जिसके पास या तो 4 डब्बे खाली हो, या फिर मान लो 1 डब्बा खाली है, तो वैसे 4 अलग अलग आइटम चाहिए होंगे मुझे। 2 डब्बे खाली होंगे, 2 डब्बे खाली वाला अगर सामने से आया तो वैसे 2 आइटम चाहिए होंगे। जैसे मान लो कार्बन के साथ मुझे नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना है, ठीक है, उसके साथ एक और कुछ लगेगा, फिर ये तो घट गया। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन में देखो एक्साइटेड तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है डब्बों को एक्साइट करवा के जंप करवाने की। तो ये उसका जो ग्राउंड स्टेट, हाँ ये याद रखना, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं ना। जो नॉर्मल लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट और उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो मान लो ऑक्सीजन के पास डब्बे कितने खाली है, 2। इधर देखो ना, मस्ती मत करो यार तुम लोग, ठीक है। 2 डब्बे खाली है, तो मान लो कार्बन सामने खड़ा है, 4 डब्बे खाली रख के ऐसे एक एक अनपेड रख के, और ऑक्सीजन को अगर बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन सिर्फ ये 2 को ही शेयर कर सकता है ना। तो ऑक्सीजन के ये 2 इन 2 डब्बों से शेयर हो जाएंगे, फिर भी 2 डब्बे खाली बचे ना, तो एक और दूसरा ऑक्सीजन आएगा, वो बॉन्ड बनाएगा इनके साथ। तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, CO2, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल अब इसका जो अपन ने पढ़ लिया सेकंड पीरियड से। कार्बन पढ़ा, नाइट्रोजन पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा, इनके डब्बे पढ़े। अब ये डब्बों से सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन क्यों आ रहे हैं ये पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो CO2 क्यों बन रहा है, क्योंकि कार्बन का अगर मैं लिखता हूँ तो ये होगा, ये हटा दो, एक्साइटेड वाले लिख रहा हूँ सीधा, है ना। ये ऑक्सीजन का अगर लिखता हूँ ये, तो ऐसे मेरे को 2 ऑक्सीजन लगेंगे ना, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि सिंपल रहेगा तुम लोगों को समझना। अब देखना, ये वाला इससे पेयर करेगा, ये वाला इससे पेयर कर लेगा, ये वाला इससे पेयर करेगा, और ये वाला इससे पेयर करेगा। मतलब एक कार्बन 2 बॉन्ड किससे बना रहा है, इस ऑक्सीजन से, और 2 बॉन्ड किससे बना रहा है, इस ऑक्सीजन से। इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं ना, 2 बॉन्ड इससे, 2 बॉन्ड इससे। पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी तो यही चीज कर रहे हैं ना अपन, कि कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है, तो इसके हो गए 6 पूरे, इधर भी ये हो गए 6 पूरे, और कार्बन को भी सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब ये 8 पूरे। तो वही तो चीज़ें हैं जो बनाई है ऊपर, क्लियर हुआ है, ठीक है। और इसमें यही था कि ये एक डंडा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इसका था, 1 इसका था, 1 इसका था, यहाँ भी 1 इसका, 1 इसका, ये 1 इसका, ये 1 इसका। और उसी चीज़ को डब्बों से बनाते तो ये कि 2 ही बॉन्ड क्यों बनाए मैंने एक साइड 2 ही क्यों बनाए, 3 क्यों नहीं बनाए। तो उसके एग्जैक्ट रीजन ये रहे कोवेलेंट बॉन्ड से, कि ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। क्या इसने इसका पूरा इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको दिया, नहीं ना, सिर्फ शेयर किया है। तो जब आगे जाके तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे ना, तो वहाँ में यही चीज़ें बताऊंगा कि इमेजिन करना ये डब्बा 3D में है और ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, ऐसे ग्लास के 3 बक्से बने हैं, ठीक है। और उसमें एक एक ऐसे डंडे रख रखे मैंने इलेक्ट्रॉन, ग्लास के 3 बॉक्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं एक एक। और एक और ऑक्सीजन है, उसमें पहले वाले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं और इनमें एक एक रख रखे हैं, सारे ग्लास के हैं समझ लो। तो अगर मान लो मैं इसको उठा करके एग्जैक्ट इसके ऊपर रखता हूँ, ऐसा फ्लिप करके, इसको यहाँ से ऐसे फ्लिप कर दूंगा, समझ गए, उठा के ऐसे, और फिर ये जो 2 हैं वो मैं यहाँ रख दूंगा इसके ऊपर, तो तुमको सामने से तो ऐसे ही दिखेगा ना कि एक ही ग्लास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेम चीज मैं इसको कर दूंगा, यहाँ से उठा के इसको बस थोड़ा इधर शिफ्ट करके यहाँ रख दूंगा। आई ये चीज समझ में, पक्का नहीं आई,
आ गई। तो यही चीज होती है अपनी हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिड बनना मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिक्स होना नहीं है। कार्बन के क्या है? एटमिक ऑर्बिटल, एटम है ना कार्बन एक। अच्छा ये चीज सुनते जाना आप, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन शायद थोड़ा समझ में आ जाए। एटम के क्या है? एटम के ऑर्बिटल है, तो एटमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैंने बोला कि कार्बन के पास कितने? 4 ये खाली डब्बे हैं ग्लास के, और इस ऑक्सीजन के पास 2 खाली ग्लास के डब्बे हैं, इसके पास 2 है। तो ये इसके 2 डब्बे जस्ट इसके ओवरलैप में रख देगा। तो तुम सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना, एक ही डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, भले ही वो ऐसे रखे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस कांच के डब्बे में था, एक इसमें था ऑक्सीजन के पास, ये आके ऐसे रखा गया। समझ में आ रहा है कैसे? तो तुम सामने से देखोगे तो तुमको एक ही कांच का डब्बा दिखेगा और उसी में 2 इलेक्ट्रॉन दिखे हैं, मतलब बॉन्ड बनाए और शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की। सेम चीज, 2 डब्बे इधर से शेयर हो जाएंगे इस ऑक्सीजन से, 2 डब्बे इस ऑक्सीजन से इधर से शेयर हो जाएंगे, तो चारों डब्बे शेयर हो गए। तो 4 इसके खुद के थे, 4 इसने दूसरों से शेयर करके मतलब कॉमन में रख लिए। तो अब दिख रहे हैं ना, कार्बन के पास भी 8, और जब ऑक्सीजन से देखूँ तो उसके पास भी 8 दिखे, इधर भी 8 दिखे। क्लियर हुई सारी चीजें? तो पहले ये क्या थे? एटम के ऑर्बिटल। अब क्या बन गए? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल। तो एटमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MOT यहीं से आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें काम की आएगी यहाँ से आगे। अब इसीलिए बोल रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए जी समझ में सबको, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल, CO2 मैंने कर दिया, NO2, नाइट्रोजन का बनाया अपन ने, ये रहा। मिटा दूं ना, मैं लिख लिया सब लोगों ने। देखो अपने को सेकंड पीरियड लिखना था ऐसा, उसमें से मैंने तुमको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के डब्बे बना के बता दिए और इसके कुछ कंपाउंड्स कैसे ओवरलैप होके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ से एक वो रीजन आता है, कहाँ गया? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम वो मत बनाओ, तुम बनाओ NCl3, कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं चलेगा। NCl3 बनाओ। क्या बनाओगे? अगला एग्जाम्पल NCl3 बनाओगे, क्योंकि ये अभी आएगा ही अपने को आगे। हाँ NCl3 बनाओ, O2 और N2, NCl3 N2 O2, ये कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये बनाओगे अब तुम, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए। एक और आता है OF2, एक और एग्जांपल क्या आएगा? OF2। ये सारे अपन बनाएंगे अभी, ठीक है, ताकि इससे तुम लोग बहुत अच्छे से सीख जाओ कि बॉन्ड्स बनते कैसे। क्योंकि अगर तुमको स्ट्रक्चर बनाते नहीं आएंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत मुश्किल पड़ेगा, और स्ट्रक्चर यहाँ नहीं सीखे तो रेडॉक्स में तो फिर और दिक्कत होगी। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखो मैंने बता दिया तुमको कार्बन में कैसे डब्बे बनाओगे, नाइट्रोजन में कैसे, सब में कैसे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है अपना? NCl3। पहला क्या है? NCl3 है ना। नाइट्रोजन के डब्बे कैसे बनेंगे? ये ठीक है। क्लोरीन के डब्बे कैसे बनते हैं? 1 2 3 4 5, एक ही खाली बचा ना इसका, ठीक है, ये वाला, और ये वाला इससे बॉन्ड बना लेगा एक, ठीक है। ऐसे और भी क्लोरीन होंगे, ठीक है, तो दूसरा एक और क्लोरीन होगा, वो बाकी देख लो, मतलब मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। चलो एक और कहाँ बनाऊँ मैं? यहीं बना रहा हूँ यार, ठीक है, हटाओ, समझ जाओगे। तो ये जो लास्ट वाला डब्बा रहेगा इसका, ये बॉन्ड बनाएगा इससे, ये वाला बॉन्ड बनाएगा इससे, समझ गए? ओवरलैपिंग हो जाएगी इनकी, ऐसा जो कांच के डब्बे बताए थे। तो बस N और Cl के 3 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो रीजन दिया जाता है ये लिखना है ना, NCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 नहीं होता है। समझ में आ गया क्यों? डू नॉट एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन आता है पॉइंट में, तो याद रखना अपने को ना। NCl3 होता है क्यों? क्योंकि 3 जगह तो 3 तो आ जाएंगे, NCl5 नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि 2 जगह ही नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि NCl3 एग्जिस्ट बट NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। ये जब अगले पीरियड में आएगा PCl3 वाले में, तो वहाँ दोनों आते हैं, क्योंकि वहाँ 3D आ जाता है, रिजन में बता दूंगा। ये लिख लेना, दोनों पॉइंट है ना इसके नीचे बना के, ठीक है। अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कैसे बनाते हैं अपन? इधर देखो, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लोरीन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी ऐसे हो रहा है ना, क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए बेटा, सारे इधर है ना,
तो ये हो गया, ये डन और ये डन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन या तो वो लोन पेयर है तो किसी को डोनेट कर दे, क्योंकि यहाँ देखो ना अलग हो ही नहीं पा रहा, सेपरेट होगा तभी बॉन्ड बनाएगा। ये किसी से बॉन्ड नहीं बना सकता कि तुमने ऐसा कर दिया, NCl5 ऐसे कभी नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये लोन पेयर है, खुद के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों, समझ में? तो ये सेपरेट ही नहीं हुए तो नए इलेक्ट्रॉन को रखेंगे किस डब्बे में? ये आ रही है चीज समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सॉरी, ठीक है, ये डी हो गया क्या? चलो समझ गए ना ये चीज। ये दो इलेक्ट्रॉन भले इसके खुद के, लेकिन यहाँ ये नहीं कर सकते तुम कि सर Cl3 भी बन रहा है, Cl5 भी बना दोगे तुम तो डंडे खींच के, ये मत करना। क्यों? क्योंकि ये दो लोन पेयर में, देखो ना डब्बे में खुद के इलेक्ट्रॉन है, जब तक सेपरेट नहीं होंगे, जगह नहीं होगी सामने वाले के इलेक्ट्रॉन के आने की, तब तक बॉन्ड कैसे बनेगा? तो ये पॉइंट गलत हो गया, समझ में आए? पक्का? तो एक बॉन्ड ही बन रहा है ना, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी कैसा रहता है? सॉरी NCl3 है ना, ये तो अलग है, और ये लोन पेयर बच जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तीनों चीजें बना दी है मैंने, समझ में आया ना क्यों हो रहा है ऐसा? और ये दो डब्बों से ये दो जो डॉट है इनसे Cl क्यों नहीं निकाले मैंने? क्योंकि वो खुद के इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड नहीं है, मतलब पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है। अगला बनाओ OF2, ठीक है। ऑक्सीजन के डब्बे ऐसे होंगे, 1 2 3 4, ये होता है ऑक्सीजन। फ्लोरीन, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को बेटा? ये ऐसे होंगे फ्लोरीन के। बेटा खी मत करना, कोई भी याद रखना है ना, वरना ना तुमको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा इसके बाद कभी, ना रेडॉक्स में स्ट्रक्चर बना पाओगे। और पूरे बॉन्डिंग में अगर मैं 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसमें से 30 क्वेश्चन तो हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड रहते हैं। तुम कोई भी टॉपिक उठा लेना, MOT करोगे तो भी तुमको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन में तो आना ही चाहिए, VBT में भी हाइब्रिडाइजेशन लगता है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में लग जाता है, ठीक है। चलो इसके कहाँ गए, ये रहा, सेम 1 2 3 4 5, और ये वाला इससे बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे OF3 क्यों नहीं आया, समझ गए? 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि दो ही जगह है ना इसके अलावा, और इसके पास 2 है तो 2F2P होता है, 2D कभी होता ही नहीं है। 2S है, ये 2P है, 2D एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जगह भी नहीं है उसके पास कहीं। क्लियर हुआ है? ठीक है। अब इसी का भाई स्ट्रक्चर तुम लोग बना लोगे, मैं बना देता हूँ एक का। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, एक F ये जोड़ दिया, एक F ये जोड़ दिया मैंने, बाकी ये दो लोन पेयर बच गया ना। ये लोन पेयर को हमेशा स्ट्रक्चर में ऐसा रिप्रेजेंट कर देता है, याद रखना ना, ठीक है। कभी भी ये दो डॉट आते तो ऐसा बना देता है ताकि समझ जाओ लोन पेयर है वो, ठीक है। तो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड, इनसे मैं FF नहीं निकाल सकता, याद रखना। और क्यों नहीं निकाला है समझ गए? ये मत कर देना कि हाँ इससे मैंने F निकाल दिया है या इससे मैंने F निकाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद के ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया ना ये चीज़? ठीक है। फिर इसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वही सेम अपना यही बनेगा कि ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दो लोन, एक लोन पर ये रहता है, एक लोन पर ये रहता है। क्लियर है? ठीक है। अगला तो दिया था N2। देखो N2 है, नाइट्रोजन में कैसा ये रहा डब्बा, दूसरा नाइट्रोजन भी सेम यही, तो ये तो बेस्ट बॉन्ड बनेगा ना इसका। तो ये समझ में आ रहा है ना? क्या बेटा? हाँ मतलब N2 समझ गया ना। और N2 में 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, कोई डाउट ही नहीं। और एक लोन पर दोनों पे बच जाएगा क्योंकि N में 5 होता है ना आउटर मोस्ट में, तो 3 तो ये खुद डॉट हो गए। आ रही है चीज समझ में क्या लिख रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है। और इन दो से क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो खुद के ही लोन पेयर हैं, जगह नहीं है, ठीक है। N2 हो गया। O2 का भी सेम ही रहेगा कि O2 में जो 2 डब्बे होते हैं वो तुम बना लेना खुद से,
अगला बचा CN साइनाइड का, ये मैं बना के बताता हूँ, ठीक है। कार्बन, कार्बन की एक्साइटेड यही होती है। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का होगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये बॉन्ड इससे बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा। कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है, याद रखना, ठीक है, तो जब भी बॉन्डिंग करने जाता है, ठीक है। ये होगा। अब ये अकेला बच रहा है ना, लेकिन इधर बॉन्ड बनाने के लिए कोई है ही नहीं, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक डॉट अकेला रहेगा उस पर स्ट्रक्चर में, ठीक है। 3 ही बॉन्ड, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N बनता है ना। स्ट्रक्चर हाँ मैं बताता हूँ, ये बनता है साइनाइड का C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इधर देखो, कार्बन है उस पर 4 होते हैं ना, 1 2 3 और 4, और नाइट्रोजन पे कितने 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। चलो ऊपर बना देता हूँ डॉट, ये 5, तो इसके 3 तो ऐसे बॉन्ड बन गए, समझ में आए, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बच जाता है, कार्बन पे एक डॉट बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ साइनाइड होता है ना CN, ठीक है, इसीलिए फिर CN, चलो हाँ ठीक है। और CN माइनस जो लिखते हैं अपन, कभी कभी लिखते हैं ना यहाँ पे CN माइनस साइनाइड आयन, ठीक है, तो ये माइनस एक्स्ट्रा उसने किसी से लिया है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, इसमें। मान लो कहीं अगर ये CN माइनस है, तो इसका जो माइनस है ना, ये कहाँ आता है, इसमें, तो हो गया ना कंप्लीट। तो CN माइनस ज़्यादा स्टेबल है, बेटर है। समझ में आई ये चीज़ कैसे। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो सबसे पहले S से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, याद रखना, फिर P से होता है। क्लियर हुआ। ये सारे हो गए तुम्हारे सेकंड पीरियड वाले, मैंने बता दिए सिंगल केस हैं और उनसे बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। और यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कोई डाउट किसी को। हाँ CN माइनस कैसे बनाओ। कार्बन का ये, कार्बन में 4 डंडे जो ब्लैक वाले उसके ओरिजिनल है, नाइट्रोजन में ब्लैक वाले इसके ओरिजिनल है, इसके 3 खाली हैं तो इसने इसके 3 से तो बॉन्ड बना लिया। अब ये एक खाली ही रह जाएगा, तो वो डॉट अलग से रह जाएगा उस पर, हमेशा उसका कुछ नहीं करोगे तुम। लेकिन अगर CN माइनस है कि मान लो उसने किसी और से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, जहाँ खाली जगह बची है, अब और कहीं जगह ही नहीं बची है। ये तो सारे पेयर हो गए ना, ओवरलैप हो गए। हुआ क्लियर, ठीक है। अब थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट, तो यहाँ पे चलो हो गया NCl3 एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। और कोई सा, हाँ, और OF2 वाला कहाँ लिखा बेटा, ये OF2 में एक पॉइंट लिखना, इस वाले में, OF2 वाले में, ठीक है। OF2 एग्जिस्ट बट OF4 and OF6 do not exist, ठीक है। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये मतलब। और ये क्यों समझ गए, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा जगह ही नहीं है। सेम NCl3 वाले के लिए लिखी है अपन ने, ये दोनों क्वेश्चन थे, OF वाला और NCl वाला। क्लियर हुआ। अब चलो, हाँ OF2 एग्जिस्ट करता है लेकिन OF4 और OF6 नहीं करता, ये लिखना है, ठीक है। कोई डाउट, किसने कुछ बोला नहीं। चलो थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। एक से 30 तक याद होने चाहिए लाइन से, ठीक है। चलो है ना, ये नाइट्रोजन के नीचे आता है, ये ऑक्सीजन के नीचे, ये फ्लोरीन के नीचे, और ये कार्बन के नीचे, और ये बोरॉन के नीचे। तो जितनी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन इनमें है उतने इनमें भी रहेंगे। आ रहा है समझ में। तो अब मुझे लिखना है फास्फोरस का, सल्फर का, सिलिकॉन और क्लोरीन, इन 4 के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सिलिकॉन में भी वही होगा, लेकिन 3s होगा ना, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है। इधर देखना सारे, ठीक है। सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, तो 3s 3p 3d तीनों होते हैं थर्ड पीरियड में, रियलिटी में जब देखते हैं तो 3s 3p और 3d भी होगा। सिलिकॉन इसमें आता है, तो इसका ऐसा होता है ना कार्बन में, लेकिन हमेशा वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, मतलब ये वाला हटा दो, ये ऐसा रहता है,
लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके कहाँ चले जाता है, यहाँ पे। ये समझ में आया, कार्बन हमेशा ऐसे रहता है, बता चुका हूँ। अगला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं, फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस में भी सेम चीज है। इसमें देखो और अनपेड कुछ बचा नहीं है। अगर और अनपेड होता तो मैं उस अनपेड को कहाँ फेंकता, 3D में। क्लियर? चलो, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है तो इसमें ये वाला और 3D, 3P और 3S। देखो नाइट्रोजन था तो उसमें अपन 3 से ज्यादा और कर ही नहीं पा रहे थे ना, मतलब इनको एक्साइट। तो यहाँ पे ये वाला एक्साइट हो सकता है ना, क्योंकि जगह है। और कहाँ एक्साइट होके जाएगा, 3D में। ये वाला यहाँ से एक्साइट होके कहाँ जाएगा, 3D में। तो अगले क्या बनेगा, ऐसा। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी ना। क्लियर है? तो अब फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो PCl3 तो बन ही सकता था ना, एक इससे एक इससे एक, तो PCl3 भी हो सकता था। और PCl4 हो सकता है क्या, बीच में नहीं होगा। एक एक्साइट होगा तो 2 खाली हुए ना, तो दोनों भर आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 3 के बाद सीधा 5 क्यों आया, समझ में आया। एक अनपेड हुआ तो 2 जगह खाली हुई ना, तो 2 बॉन्ड बनेंगे, तो इसीलिए सीधा PCl3 PCl5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। डब्बे नहीं बनवा रहा हूं मैं ना, समझ गए ना कैसे हो रहा होगा। क्लोरीन में एक डब्बा खाली था बस, मतलब फ्लोरीन वाली फैमिली में, क्लोरीन में कहीं भी देख लोगे तुमको, ठीक है। तो एक डब्बा के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इनसे पेयर करते जाएंगे और 5 क्लोरीन लगेंगे। इसमें 3 ही क्लोरीन लगेंगे। मुझे किसी को डाउट तो नहीं इस चीज में, कोई भी ऐसा? ये मिटा रहा हूं मैं ना, हो गया। सल्फर, सल्फर में डब्बे कैसे बनेंगे, जगह पता चाहिए। ये 3S का, 3P का और 3D का, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन वही 2, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है ना, तो 1 2 3 और 4, 6 हो गए ना टोटल, 6ठे नंबर पे आता है। तो क्लियर हुआ है, ठीक है। अब ये एक्साइट होके देखो, जब 2S 2 पे चल रहा था तो जगह ही नहीं थी, यहाँ पे तो जगह है ना मेरे पास। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको एक्साइट करवा के यहाँ और इसको एक्साइट करवा के यहाँ। क्लियर हुआ है, कोई डाउट किसी को इसमें? चलो, ये एक्साइटेड स्टेट में है ना, एक्साइटेड स्टेट जो भी है यार। पहले सिर्फ अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा रहा हूं तो ये बन जाएगा ये। और जब दूसरा, ये फर्स्ट एक्साइटेड है ना, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब दूसरा भी एक्साइट करवा दिया। तो अब क्या बनाऊंगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये बोलते हैं ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं उसको। इसमें क्या होगा, ये वाला भी एक्साइट हो जाएगा, पहला तो था ही और सेकेंड वाला भी हो गया अब, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया ना, समझ में आया फर्स्ट एक्साइटेड कैसे बना, सेकंड कैसे बना, ठीक है। तो इसी से मैं ये बना सकता हूँ ना, अभी उधर क्या बनाया था, ऐसा कुछ करके बनाया था ना, SF, हाँ SF4 और SF6। SF2 तो बन ही सकता है, SF2 इससे बनेगा, यहाँ 1 2 3 4, तो SF4 बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, SF6 बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? बेटा छपाई पे ध्यान मत दो, इधर लिख लो, मतलब समझ लो, ठीक है। SF2 भी एग्जिस्ट करता है, SF4 भी करता है और SF6 भी करता है। लेकिन सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन सिर्फ OF2 कर रहा था, OF4 और OF6 नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास D था ही नहीं। समझ में आई ये चीज़ें?
पक्का, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये हो गया सल्फर वाला। फिर क्लोरीन, क्लोरीन को तो ये मतलब अलग से क्लोरीन का ऐसा कुछ होता नहीं, ये इसमें इंक्लूड कर ही दिया है। और क्लोरीन के पास भी डी है, तो वो भी एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बना सकता है अगर बनाना चाहे तो। समझ गए थर्ड पीरियड से एग्जाम्पल? ठीक है, रुको, PCl3 PCl वाला हो गया क्या? PCl3 PCl5 हो गया अपना, NCl5 हो गया, वो तो होता ही नहीं है, PCl का हो गया, OF2 OF4 OF और SF वाले हो गए ना, वो वाले नहीं हुए ना, OF4 OF6 वो होता ही नहीं है। हाँ हाँ, मतलब वो पॉइंट लिख लिया अपन ने ना कुल मिला के। चलो हाँ, इतने ही थे, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया क्या होता है। सेकेंड पीरियड वाले अगर बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट और थर्ड पीरियड वाले बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट, तो इनमें क्या फ़र्क है? सेकेंड पीरियड वाले को एक लिमिटेशन आ जाती है। वो लिमिटेशन क्या है कि उनके पास 3D नहीं है, तो वो ज़्यादा एक्साइट नहीं कर सकते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। और थर्ड पीरियड वालों के पास 3D पूरा खाली है, तो वो सारे पेयर्ड वालों को एक्साइट करके जंप करवा के ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में, फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। पहला वर्ड तो ये आता है, म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, ये एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी रखता है, तो म्यूचुअली चीज़ें शेयर हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जैसा बॉन्ड बनेगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो मैंने बोला OF2, तो ऑक्सीजन तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन फ्लोरीन ने तो एक ही किया ना, इस फ्लोरीन ने एक ही किया, तो एक या एक से ज़्यादा बॉन्ड शेयर। ठीक है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये बताया था ना, अगर S ब्लॉक और P ब्लॉक का कोई होता तो ये तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। P ब्लॉक और P ब्लॉक वाले बनाते हैं ना कोवेलेंट, और P ब्लॉक वाले सब अधिकतर क्या होते हैं? नॉन मेटल, और नॉन मेटल मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सारे। ठीक है, तो बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, याद रखना है। दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, आयनिक बॉन्ड हो जाता है ना, तो इसीलिए। ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और रूल क्या है, क्यों बन रहा है बॉन्ड? ऑक्टेट कंप्लीट, लो एनर्जी, यही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अधिकतर में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक और लेता है, तो पहली रिंग में रह जाता है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं पहली रिंग में, तो डुप्लेट कंप्लीट होता है उसका, ये याद रखना है। हाइड्रोजन में डुप्लेट, बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट करने, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दो, उसके अलावा सारे डुप्लेट वाले। हीलियम तो पहले से डुप्लेट में रहता है, तो हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा ना, हीलियम कभी बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाता है उसका क्या कंप्लीट होता है? डुप्लेट। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में कोई भी बॉन्ड बनाएगा तो कोशिश करते हैं, और अपन हमेशा सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करते हैं, उसके नीचे जाओगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, चलो मैक्सिमम कोवेलेंसी देखो। कोवेलेंसी मतलब क्या है? आउटर मोस्ट रिंग में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से कितने बॉन्ड में पार्ट ले रहे हैं। एक बॉन्ड में पार्ट ले रहा होगा तो उसकी भले उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 7 में से एक ही बॉन्ड में पार्ट ले रहा है, तो उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है, अगर 5 है और उसमें से 3 बॉन्ड में पार्ट ले रहे हैं तो कितनी कोवेलेंसी होगी? 3। ठीक है, तो भाई लिखा है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी कब शो होगी? जब अगर कोई अनपेयर्ड एक्साइट हो गया और सारे HX सिंगल सिंगल हो गए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कब शो होती है? एक्साइटेड स्टेट में। अब वो मान लो उसके पास 2 पेयर्ड थे, तो फर्स्ट एक्साइटेड में थोड़ी और बढ़ेगी और सेकंड में और ज्यादा बढ़ जाएगी कोवेलेंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम एक्साइटेड में। क्लियर हुआ है? ठीक है, द एनर्जी। अब देखो एक्साइट क्या खुद के मन से तो हो नहीं रहा ना, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख दिया खुद से, उसने कहीं से एनर्जी एक्वायर कर रहा होगा, तो एनर्जी लग रही है ना उसको इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में। तो एनर्जी अगर उसको इनर रिंग से आउटर रिंग में, उसी रिंग में अगर ऑर्बिट भी चेंज करना है तो उसको एनर्जी लगती है जंप करने में। अब मुझे अगर यहाँ से एक स्टेप भी आगे लेना है तो एनर्जी लगा दी ना, बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को भी अगर थोड़ा सा भी मूव करना है कहीं तो एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी को क्या बोलते हैं? और वो प्रमोट हो रहा है ना हायर शेल में, 2s से 2p में हो रहा है, तो ऊपर ऊपर ऐसे जाते जाएगा ना, तो हायर शेल में प्रमोट होने के लिए कुछ एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? प्रमोशन एनर्जी। और ये प्रमोशन रूल कुछ नहीं, कभी पूछा नहीं, बट बुक में लिखा था तो मैंने लिखवा दिया है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रमोशन एनर्जी। कभी वर्ड आता है कि प्रमोशन एनर्जी क्या होता है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने में जो एनर्जी लग रही है।
ठीक है, ये हो गया। प्रमोशन रूल क्या है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट, याद रखना, सेम ऑर्बिट में एक्साइट करने को ही प्रमोशन बोलेंगे। अगर मान लो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जा रहा है तो उसको प्रमोशन नहीं बोलते, उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन अलग है और एक्साइटेशन अलग है। वो चलो छोड़ो यार, यहाँ भी सेम वर्ड मिल जाएगा तुमको, ठीक है। ये समझ में आया सारा? इधर देखो अब, द वेरिएबल कोवेलेंसी कब शो होगी? मान लो जब वो नॉर्मल स्टेट में है तो हो सकता है 2 ही बॉन्ड बना रहा हो, लेकिन उसका एक पेयर अनपेयर कर दिया तो अब 4 बॉन्ड बना लेगा, तो वेरिएबल हो गई ना कोवेलेंसी। कोवेलेंसी मतलब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उसकी चेंज हो रही है जैसे जैसे वो अनपेयर करते जा रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल कोवेलेंसी कौन शो करेंगे? जिनके पास एक्स्ट्रा डब्बा है इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के रखने के लिए। तो वेरिएबल कोवेलेंसी शोन बाय दोज एलिमेंट्स हुज एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास से होता है? थर्ड पीरियड में होता है ना, 3s 3p और 3d, तो ये 3d इसमें आया ना, और सेकेंड पीरियड में तो नहीं होता है। सेकेंड पीरियड में तो सिर्फ 2s और 2p होता है, 2d जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है इसने कि वेरिएबल कोवेलेंसी किसमें शो होगी? जिनमें वैकेंट डी प्रेजेंट होगा। और अपन ने इसके पहले एक रूल पढ़ा था ना, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पहले जो पढ़ा था यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी भी होता है और उसकी रिंग बड़ी है, तो रिपल्शन कम होगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस, इन दोनों में साइज किसका बड़ा है? इसका रीजन क्या है? किस चीज का रिपल्शन? हाँ याद रखना, मान लो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसकी जो आउटर मोस्ट रिंग में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बोल रहा हूँ F माइनस है, मतलब इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है। जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा और इस रिंग में बैठेगा तो अभी कितने 7 थे, वो उनके बीच में कुछ कुछ गैप रख के बैठे होंगे रिपल्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं ना। अब वो आया और उसने इन सबको थोड़ा थोड़ा धक्का दिया और बीच में बैठा है, तो इनके बीच का गैप कम हो गया, तो और ज्यादा से ज्यादा रिपेल करेंगे ना। तो अगर उस रिंग में ज्यादा से ज्यादा धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को तो वो रिंग बढ़ जाएगी ना, कि सारे दूर दूर फैल जाएंगे इधर ऐसे। तो इसीलिए F माइनस का साइज बड़ा होता है, ये रीजन है। उसका न्यूक्लियस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस को ना मैंने उससे प्रोटॉन निकाले ना ऐड किए ना कुछ हुआ न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे ही साइज बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। और क्यों बढ़ता है? रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा था कि 3D जो होता है अपना कौन सा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, वहां भी 3D होता है, इसीलिए क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करते हैं? जिनके पास वैकेंट होते हैं, इतना ही है बस, ठीक है। पॉइंट्स में इतनी बार बार बोलता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है, वरना एक बार अगर पढ़ के आगे निकल जाऊंगा तो तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है। फिर भी गलत करते हो, देखता हूँ संडे को करते हो कि नहीं, पहले टेस्ट में पता लग जाएगा, मतलब अभी तो नहीं बोल सकता मैं। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है, इसकी एक्साइटेड होगी क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास एक्साइट करवाने के लिए जगह ही नहीं है ना, तो एक्साइटेड नहीं होगी। लेकिन इसके नीचे फास्फोरस आता है, फास्फोरस की एक्साइटेड होती है, ठीक है। तो फॉर नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट पॉसिबल, नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट्स नहीं होती ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई NCl5 डजंट एग्जिस्ट। एब्सेंट मतलब एक्साइटेड स्टेट आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब उसका रीजन है कि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है ऐसा, हाँ ये ऐसा लिख लो, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल आर एब्सेंट, ज्यादा सही है। दैट्स व्हाई ये आर एब्सेंट ऐड कर लो, ठीक है। ये क्लियर हुआ, नाइट्रोजन वाला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। इसको फर्स्ट नंबर डाल दो भले, ये फर्स्ट नंबर डाल देना इसको, ठीक है। अब सेकंड नंबर डाल के फास्फोरस वाला पॉइंट लिखेंगे। कौन सा बेटा? ये वाला देख, नाइट्रोजन की नॉर्मल स्टेट ये है 2s 2p, और ये नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 मैंने भर दिए, ठीक है। और इसकी कोवेलेंसी मतलब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी अभी कितने की? 3 की है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं 3 से ज्यादा इसकी कोवेलेंसी बढ़ा पाऊंगा क्या? क्यों? क्योंकि इसके पास अगर मैं इसको अनपेयर करके रखूंगा अभी तो कहाँ रखूं, 2D तो है ही नहीं मेरे पास, या कोई एक्स्ट्रा डब्बा खाली नहीं है ना, इसको मैं यहाँ नहीं रख सकता, वो तो फिर बात वही हो गई कि ये पेयर हो गया ये 3 हो गए, तो फालतू में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूंगा प्रमोशन वाली जो वो लग रही है, तो वो यहीं रहता। अगर इसके पास एक्स्ट्रा पूरा खाली डब्बा होता तो जंप करवाता,
तो वही पॉइंट लिखा है कि फॉर नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट पॉसिबल। नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट्स होती नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट में ही रहता है हमेशा, ठीक है। ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल आर एब्सेंट, क्योंकि खाली डब्बे उसके पास नहीं है एक्स्ट्रा, वैकेंट ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए NCl5 नहीं होता है बट NCl3 एग्जिस्ट, ठीक है। चलो मिटा दो, गुड, अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, पढ़ लेते हो ऐसा। वो 1 पॉइंट डाला था ना नाइट्रोजन वाले में, अब 2 पॉइंट डालो सेकंड नंबर वाला, ठीक है। फास्फोरस क्या अपन नाइट्रोजन तक पढ़ लिया अपन लोगों ने कि नाइट्रोजन में कौन सी चीज शो हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस। अब फास्फोरस कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है ना, तो थर्ड पीरियड में 3s 3p 3d तीनों आते हैं। तो मान लो फास्फोरस का मैंने ग्राउंड स्टेट लिखा 3s 3p, फिल कर दिया, क्योंकि सभी में सेम ही आएगा ना, बस ये चीजें चेंज होती जाएगी कि कौन से पीरियड का है, बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम रहते हैं, इसमें 3 है तो सब में 3 3 3 ही होंगे, तो चीजें सारी सेम रहेगी। इसमें 3s 3p हो गया, फोर्थ का होगा तो 4s 4p कर दूंगा, 5 का होगा तो 5s 5p कर देता हूँ, आ रहा है फोन में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा इधर खाली डब्बे भी बढ़ते जाते ना, 4 में 4f भी आ जाएगा, फिर समझ में आ रही है चीजें। तो 3 में 3d आया, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, ये देखो ना, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में कितने, कोवेलेंसी 3 जाएगी, क्योंकि 3 बॉन्ड बना पाएगा। जब मैं इसको एक्साइट करूंगा एनर्जी देके, तो ये जंप करके अब जगह है ना इसके पास, नाइट्रोजन में तो जगह थी नहीं, तो यहाँ पे जगह तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगा इसकी, ये अब कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5, तो एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बना सकता है, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में 3 ही बना सकता है। तो PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिख लो एक्साइटेड स्टेट में PCl5, ठीक है। वही चीज नीचे लिखी है, अब पूरे ग्रुप की कॉमन लिख दी है, ये समझ में आ गया, PCl3 PCl5, ठीक है। NCl3 एग्जिस्ट करता है, समझ में आया क्यों, NCl5 नहीं करता है, समझ में आया क्यों, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। सबको क्लियर है, ठीक है। PCl3 की बात करते हैं अब। PCl3 और PCl5 दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, PCl3 तो करेगा ही ग्राउंड में, PCl5 एक्साइटेड में करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 3d की जगह खाली है। बोथ एग्जिस्ट बिकॉज 3d ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द फास्फोरस, ये चीज मतलब लिखी हुई है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। इधर आ जाओ अगला, OF2 एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, तो उसके पास ऑक्सीजन में 2 ही तो खाली रहते हैं, तो OF2 एग्जिस्ट, लेकिन OF4 और OF6 नहीं करते, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, ठीक है। वाइल ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर, जैसे हम अपन ने नाइट्रोजन और फास्फोरस का पढ़ा, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन और सल्फर का। तो ऑक्सीजन में ये चीज होती है और ये तो नहीं होता, लेकिन सल्फर में तो D आता है ना पूरा खाली, तो सारे इलेक्ट्रॉन ही जंप करवा सकता है। तो SF4 जब पहली एक्साइटेड होगी तो SF4 बन जाएगा, दूसरी भी एक्साइटेड हो जाएगी तो SF6 बन जाएगा। कोई डाउट किसी को, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल, क्लियर हुआ है, ठीक है। इट दिस कैन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, ये रूल क्या समझा पा रहा है अपने को कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। मान लो मैं तुमको 4-5 ऐसे कुछ लिख के दे दो और पूछ लो इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो तुम बता पाओगे ना, कैसे बताओगे भाई, देख लोगे कि हाँ इसमें कितने डब्बे खाली हैं और उतने डब्बे से बॉन्ड बना पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट लिखा है, एलिमेंट्स हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब जिन जिन एलिमेंट्स में वैकेंट डी होता है, ठीक है, जैसे कि सेकंड पीरियड के बाद सब में आ जाएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में, फिफ्थ में, सब में आ रहा है। तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शो वेरिएबल कोवेलेंसी, समझ में आता है ना। सेकंड पीरियड वाले में कोवेलेंसी फिक्स हो गई, लेकिन थर्ड पीरियड में फिक्स नहीं है ना, पहली एक्साइटेड तो और बढ़ जाएगी, दूसरी एक्साइटेड तो और बढ़ जाएगी, तो इनकी क्या होती है, वेरिएबल कोवेलेंसी होती है, याद रखना। जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें वेरिएबल कोवेलेंसी होती है। एग्जांपल ये है कुछ, ठीक है। सच शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सेकंड पीरियड या हाइड्रोजन वाले में, सेकंड पीरियड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे पॉइंट समझ में आए। 2 पॉइंट्स और बचे हैं, वो लिख के समझा के खत्म पार्ट, कोवेलेंट बॉन्ड अपना एंड हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट और हैं, लिखो, ठीक है। देखो 2 पॉइंट और बचे हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है,
अपन ने पढ़ा ना कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डायरेक्शन होती है इसकी। अगर किसी चीज की फिक्स डायरेक्शन है तो मान लो एक हो सकता है इस साइड बॉन्ड बन रहा है, ये बीच में एक सेंटर को एटम है, उससे इधर बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड हो सकता है इधर बन रहा है। इसको ऐसे समझो इस वाले में कि मान लो ये कार्बन कार्बन लिखे हैं मैंने, एक बॉन्ड इधर बन रहा होगा, एक इधर बन रहा होगा, बाद में मैंने चेंज करके दो एक इधर कर दिया और एक इधर ही रहने दिया, ठीक है, लेकिन कंपाउंड तो सेम है ना। तो इसी चीज को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब उसका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन शेप अलग होता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड प्रॉपर बॉन्ड है तो बॉन्ड्स को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ना ऊपर नीचे कहीं भी, और आयनिक में ऐसा कोई फिक्स बॉन्ड नहीं था तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं शिफ्ट कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, ये पता है, और वो क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर हुआ आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट या ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है, और ये लाइन ये बोलती है कि कोई भी कंपाउंड प्योरली आयनिक 100% आयनिक नहीं होता, 100% कभी भी कोवलेंट नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम आयनिक मैक्सिमम कोवलेंट हो सकता है लेकिन 100% कभी नहीं होगा। अगर मान लो मैंने तुमको बोला है कि O2 क्या होता है तो O2 तुम क्या बोलोगे, कोवलेंट, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें आयनिक परसेंटेज रहता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता। जैसे H2 का ये बोलता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, H2 क्या होता है, कोवलेंट, लेकिन सम आयनिक भी होता है इसमें, ठीक है, मतलब सभी में थोड़ा बहुत आयनिक तो हो गई है। और अगर कोई बहुत सारा आयनिक है जैसे NaCl है, ठीक है, तो आयनिक तो इसमें सम कोवलेंट हो गई, समझ में आ रही है चीज। तो वही पॉइंट लिखा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, 100% आयनिक या 100% कोवलेंट रिप्रेजेंट्स एन आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल चीजें कभी एग्जिस्ट करती नहीं है, आइडियल सिर्फ अपन कॉपी पेन पे मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, उनको बोलते हैं आइडियल, ठीक है। इन रियलिटी नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवलेंट, कोई भी बॉन्ड ना तो पूरा कोवलेंट होता है या कंप्लीटली आयनिक। इवन इन द केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में भी पूछोगे तो कुछ तो आयनिक कैरेक्टर होता है, प्योरली कोवलेंट कोई सा भी बॉन्ड नहीं। और ये 2-3 एग्जांपल लिख लेना, O2 कोवलेंट लेकिन सम आयनिक, H2 कोवलेंट लेकिन सम आयनिक, NaCl आयनिक लेकिन सम कोवलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कोवलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक खत्म होता है। जितने भी बॉन्ड से सबके क्वेश्चन में साथ में कराऊंगा ताकि तुमको मतलब कंपैरिजन रहे कि हाँ कौन सा बॉन्ड क्या है। आयनिक में आयनिक के कराऊंगा तो आराम से बना लोगे, कोवलेंट में कोवलेंट के आराम से बना लोगे, लेकिन जब मिक्स आएंगे क्वेश्चन तब सोचना पड़ेगा कि हाँ ये कोवलेंट है कि आयनिक है, ठीक है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन ये देना ना कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, तो वो तभी बता पाओगे। आयनिक में कराऊंगा तो आयनिक आयनिक ही होगा, क्या ही मतलब क्वेश्चन करके, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड अपना यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन बचा हुआ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो पढ़ना है, और उसके बाद फिर मेन चैप्टर जो है अपना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इसका पहला पार्ट खत्म हो जाएगा बॉन्ड वाला। केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है जिसमें पहले अपन बॉन्ड पढ़ रहे हैं, सारे अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड खत्म करेंगे। फिर जब सारे बॉन्ड तुम समझ लोगे कंपाउंड कैसे बनते हैं कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद इनका एप्लीकेशन, ये बॉन्ड जो बना रहे अपन ने आज कोवलेंट बनाया, इससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है, VBT कैसे, MOT कैसे, वैसे पर कैसे, डायपोल मूवमेंट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारी मतलब उसके एप्लीकेशन पढ़ने बॉन्ड्स के, ठीक है। चलो ये वाला क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।